नमस्कार दोस्तों, मैं सुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन नंबर 11 पढ़ रहे हैं और 11 लेसन नंबर हमारा रहेगा पृष्ठ रसायन, जिसके पिछले लेक्चर आपके कवर किए जा चुके हैं। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11.4। दोस्तों, लेक्चर नंबर 11.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कोलाइड के बारे में जाना हुआ था। कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड के कण का आकार क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, इन सभी चीजों की हमने दोस्तों वहां पर बात की हुई थी। दोस्तों, हमने वहां पर यह भी बताया था जो वास्तविक विलयन होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, यानी उसके जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से कम के होते हैं। जो कोलाइड कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं सर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स कहलाते हैं या कोलाइड के कण कहलाते हैं। फिर हम बात करते थे निलंबन की, तो निलंबन में हम बात करते थे सर 1000 नैनोमीटर से अधिक वाले जो कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, निलंबन कहलाते हैं। अब दोस्तों, वहां पर हमने क्या किया था, कोलाइडी विलयन को बनाया हुआ था। अब क्या बात करते हैं सर कि कोलाइडी विलयन जो होता है क्या वो शुद्ध होता है या नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हमको कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना पड़ेगा, यानी कोलाइडी विलयन का शोधन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोलाइडी विलयन वहां से जो प्राप्त किया जाएगा वो शुद्ध नहीं होगा। और उसका जो शोधन करेंगे उसकी चर्चा आज हम इस लेक्चर में करेंगे। और कोलाइडी विलयन का शोधन अप्रॉक्स 2 प्रकार से किया जाता है। हमने यहां पर लिखा है कोलाइडी विलयनों का शोधन, यानी जो हमने कोलाइडी विलयन अपने पिछले लेक्चर मतलब 11.3 में बनाया हुआ है, वहां से जो कोलाइडी विलयन हमको मिला है उसका हम क्या करने जा रहे हैं, अब शोधन करने जा रहे हैं। तो शोधन करने की कितनी विधियां हमने यहां पर बताई हैं आपको, तो शोधन करने की हमने यहां पर आपको 2 विधियां बताई हुई हैं। पहली है हमारी अपोहन और दूसरी है हमारी अति सूक्ष्म फिल्टरन। पहली विधि का नाम क्या है, अपोहन, और दूसरी विधि का नाम क्या है, अति सूक्ष्म फिल्टरन। सिंपल सी बात है, जो कोलाइडी विलयन बनाया गया लेक्चर नंबर 11.3 में, अब हमको उसका शोधन करना है। तो पहले हम शोधन करेंगे अपोहन के द्वारा, उसके बाद हम शोधन करेंगे अति सूक्ष्म फिल्टरन के द्वारा। यहां से जो हमको कोलाइडी विलयन मिलेगा वो कैसा होगा, शुद्ध कोलाइडी विलयन होगा। सो दोस्तों, पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, अपोहन के। अपोहन को क्या होता है, अपोहन और क्या होता है इस विधि में, कैसे इस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयनों को शुद्ध किया जाता है या कोलाइडी विलयनों का शोधन किया जाता है, इसका डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लिखा गया है इसमें पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में से उपस्थित घुली हुई अशुद्धियों को निकालने की विधि क्या कहलाती है, अपोहन कहलाती है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, उसको करेक्ट कर लिया है, क्या लिखा गया है, इसमें पार्चमेंट झिल्ली द्वारा, यानी अपोहन जो होता है वो पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा होगा। तो उससे होगा क्या, पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा कोलाइडी विलयन में से उपस्थित घुली हुई अशुद्धियों को निकालने की विधि को क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है, जो आपने कोलाइडी विलयन बनाया है, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां होंगी, तभी तो हम उसको शुद्ध कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो घुली हुई अशुद्धियां हैं उसको निकालेंगे हम, और किससे, किसके द्वारा निकालेंगे, तो बताया गया सर हम निकालेंगे इसको पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा, यानी उनमें जो अशुद्धियां उपस्थित है उसको हम पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे। जब हम उन अशुद्धियों को बाहर निकालेंगे तो इसी विधि को या इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है, जो कोलाइडी विलयन है वो आपका अशुद्ध है। अशुद्ध है इसका मतलब उसके अंदर अशुद्धियां हैं। उन अशुद्धियों को आप पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, और इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, अपोहन कहेंगे। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं, लिखा है इस विधि में पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर क्या क्या ले सकते हैं, सेलोफेन ले सकते हैं, सेलुलोज ले सकते हैं, एसीटेट ले सकते हैं, की झिल्ली ले सकते हैं। यानी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर क्या अन्य चीजों को लिया जा सकता है, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल, यानी सेलुलोज ले सकते हैं, सेलोफेन ले सकते हैं, एसीटेट, इनकी सबकी क्या ले सकते हैं, झिल्ली, यानी सेलुलोज की झिल्ली, एसीटेट की झिल्ली और हमारी सेलोफेन की झिल्ली, इन झिल्लियों को लेकर हम अपोहन की क्रिया को कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडी विलयन में से अशुद्धियों को हम
बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आगे लिखा है या झिल्ली अपोहक के रूप में कार्य करती है। जो पार्चमेंट झिल्ली है या जो सेलुलोज झिल्ली है या जो एसीटेट झिल्ली है या जो सेलोफेन झिल्ली है, ये किसके रूप में कार्य करती है? तो आंसर क्या मिलेगा सर? ये अपोहक के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? अपोहक। अपोहक कहां से आया सर? ये अपोहन की क्रिया में क्या होता है? अपोहक होता है। अब बात करते हैं आगे, लिखा है अतः पार्चमेंट झिल्ली से बनी थैली लगे किसी बेलनाकार पात्र में, इसको फिर से पढ़ेंगे, अतः पार्चमेंट झिल्ली से बनी थैली लगे किसी बेलनाकार पात्र में कोलाइडी विलयन भरकर इसे बहते हुए जल में निलंबित करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फिगर की। आखिर आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि सर ये फिगर भी बनाया है और आप इधर खड़े भी हैं, आप इसको बता भी नहीं रहे कि आखिरकार इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें बताया क्या गया, क्योंकि अभी तक तो आपको यह समझना था कि जो अपोहन होता है वो होता क्या है, फिर आपको यह समझना था अपोहक जो होता है वो क्या होता है, फिर आपको यह समझना था कि पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर हम कुछ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो आपने जब इन सारी चीजों को समझ लिया, अब हम बात करेंगे फिगर की। तो फिगर की बात कहां से करेंगे? लिखा है अतः पार्चमेंट झिल्ली से बनी थैली लगे किसी बेलनाकार पात्र में। अब यहां तक आप ध्यान दीजिए, पहले पार्चमेंट झिल्ली से बनी थैली लगे, यानी एक झिल्ली होगी जो एकदम थैली के आकार का होगा। वो कैसी झिल्ली होगी? पार्चमेंट झिल्ली होगी। अब ये थैली के आकार की हमने एक झिल्ली ले लिया, ये कैसी है? पार्चमेंट झिल्ली है। सिंपल सी बात है। किसी बेलनाकार पात्र में, अब ये बेलनाकार पात्र है, इसमें हमने एक पार्चमेंट झिल्ली लगा दिया। बिल्कुल थैले के आकार की क्या हो गया? एक तरीके से ये थैले के आकार के हमने यहाँ पर पार्चमेंट झिल्ली लगा दिया। फिर इसमें हमने क्या भर दिया? कोलाइडी विलेन भर दिया। अब जब इसमें कोलाइडी विलेन भरा है तो ये क्या होगा सर? यहाँ से जो अशुद्धियां होंगी वो पार्चमेंट झिल्ली से क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे बाहर हो जाएंगी। यही तो बताया गया, कोलाइडी विलेन में जो अशुद्धियां होती हैं वो पार्चमेंट झिल्ली से धीरे धीरे बाहर हो जाती है। तो लिखा गया है कोलाइडी विलेन भरकर उसे बहते हुए जल में क्या करते हैं? निलंबित कराते हैं। अब बहते हुए जल में मतलब यहां से हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं? वाटर डाल रहे हैं। यानी वाटर क्या हो रहा है? आपका जो जल है वो बह रहा है, बहते हुए जल में इसको क्या करते हैं? निलंबित कराते हैं। फिर लिखा है कोलाइडी विलयन में घुली हुई अशुद्धियां धीरे धीरे झिल्ली से बाहर आ जाती हैं और जल के साथ बह जाती हैं। और यहां लिख लेंगे अतः कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अतः कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। नो प्रॉब्लम। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सिंपल सी बात है। सिंपल क्या करना है? पार्चमेंट झिल्ली लगा हुआ एक बेलनाकार पात्र लेना है जिसमें पार्चमेंट झिल्ली जो होगी वो थैले के आकार की होगी। फिर इसमें क्या करेंगे? कोलाइडी विलयन भर देंगे। जब हम कोलाइडी विलयन भरेंगे तो बहते हुए जल में इसको निलंबित कराते हैं, जिससे इसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं वो जल के साथ बहकर बाहर चली जाती हैं और झिल्ली के अंदर आपको क्या मिल जाता है सर? कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों यहां पर जो हमने बड़े बड़े डॉट दिखाए हैं ये क्या शो करते हैं? सिंपल सी बात है, ये शो करते हैं आपका क्रिस्टल। ये क्या है आपके? क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब अशुद्धियां। ये डॉट जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं? पार्चमेंट झिल्ली के बाहर आ जाते हैं और कोलाइड के कण अंदर रह जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारे सर्कल के टाइप के दिखाए हुए हैं इसका मतलब ये कोलाइड के कण यहाँ पर हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ से जो डॉट होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं या जो अशुद्धियां होती हैं वो पार्चमेंट झिल्ली के बाहर आ जाती हैं और अंदर क्या बचता है? आपका कोलाइड के कण बचते हैं, या ऐसा कर समझ सकते हैं कोलाइडी विलयन बचता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कोलाइडी विलयन बनाने की अपोहन विधि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अब बात करेंगे अति सूक्ष्म फिल्टरन की। आखिरकार ये जो अति सूक्ष्म फिल्टरन होता है ये क्या होता है? इसके द्वारा कोलाइडी विलयन को कैसे शुद्ध किया जाता है? फिर हम बात करेंगे कोलाइडी विलयनों के गुण क्या होते हैं, इसकी भी हम बात करने वाले। सो दोस्तों इसको पहले हटाते हैं और बढ़ते हैं अति सूक्ष्म फिल्टरन की तरफ। सो दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है? अति सूक्ष्म फिल्टरन। इसकी हम बात करेंगे। लिखा गया है अति सूक्ष्म फिल्टरन, हेडिंग पड़ा हुआ है, यहां पर लिखा गया है अति सूक्ष्म फिल्टरन आखिरकार क्या होता है। तो लिखा है वह फिल्टर पेपर जिसमें कोलाइडी विलयन को छाना जाता है। यानी ये एक ऐसा फिल्टर पेपर होता है जिसमें कोलाइडी विलयन को
छाना जाता है। कौन सा फिल्टर पेपर होता है सर? अति सूक्ष्म फिल्टरन इसको बोलते हैं। इसमें एक ऐसा फिल्टर पेपर प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलेन को छानते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, छानने पर कोलाइडी विलेन में से उपस्थित अशुद्धियां फिल्टर पेपर के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। यानी ये एक ऐसा फिल्टर पेपर होता है जिसके द्वारा कोलाइडी विलेन को छाना जाता है। जब हम कोलाइडी विलेन को छानते हैं तो जो अशुद्धियां होती हैं वो फिल्टर पेपर के द्वारा बताया गया बाहर निकल जाती हैं। अगर फिल्टर पेपर के द्वारा अशुद्धियां बाहर निकल गई तो आपको क्या मिल गया, कोलाइड मिल गया कि नहीं मिल गया? सिंपल सी बात है, यहां से आपको क्या मिल जाएंगे, कोलाइड मिल जाएंगे, यानी कोलाइडी कण मिल जाएंगे। लेकिन कोलाइडी कण रुक जाते हैं। वही तो बताया गया सर, जब अशुद्धियां बाहर निकल गई तो बचा क्या, कोलाइडी कण बचे, और वहां से हम शुद्ध कोलाइडी विलेन बना भी सकते हैं। सिंपल सी बात है। और बोला गया इस क्रिया को फिल्टरन कहते हैं। यानी ये जो क्रिया करा है आपने, जिस फिल्टर पेपर के द्वारा आपने कोलाइडी विलेन को छाना है, जिससे कोलाइडी कण ऊपर रह गए, बाकी क्या हो गया है, अशुद्धियां बाहर हो गई हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फिल्टरन कहते हैं। ठीक है। इस क्रिया में अति सूक्ष्म लिखा गया है, इस क्रिया में अति सूक्ष्म फिल्टर की आवश्यकता होती है। कैसे फिल्टर की आवश्यकता होती है, कैसे फिल्टर पेपर की आवश्यकता होती है, तो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस क्रिया को अति सूक्ष्म फिल्टरन कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में भी आ गई होगी। अति सूक्ष्म फिल्टरन क्या है, क्योंकि इस क्रिया में अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में क्या करते हैं, फिल्टर पेपर पर कोलाइडी विलेन को गिराते हैं, जिससे अशुद्धियां बाहर हो जाती हैं, कोलाइड के कण फिल्टर पेपर पर रुक जाते हैं। इसी क्रिया को हम अति सूक्ष्म फिल्टरन कहते हैं या फिल्टरन भी कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अति सूक्ष्म फिल्टरन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जैसा हमने पहले अपोहन के बारे में पढ़ा, अपोहन क्या होता है, अपोहक क्या होता है, पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं, अपोहन की क्रिया क्या होती है, कैसे फिगर को समझेंगे, ये सारी बातें हमने करी। उसके बाद हमने बात किया हुआ सर अति सूक्ष्म फिल्टरन क्या होता है, इस क्रिया में क्या होगा, कौन से फिल्टर पेपर का यूज किया जाएगा, ये सारी बातें दोस्तों हमने कर ली हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर है नोट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने दो डेफिनेशन मेंशन की हुई है। पहली डेफिनेशन है स्वर्ण संख्या की और दूसरी डेफिनेशन है पायस की। तो दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या होती है स्वर्ण संख्या और क्या होता है पायस, इसकी हम बात करेंगे। तो लिखा गया है स्वर्ण संख्या में किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या, यानी इस स्वर्ण संख्या किसमें होती है सर, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनकी क्या होती है, स्वर्ण संख्या होती है। तो क्या होती है, बताया गया मिलीग्राम में वह संख्या है, यानी स्वर्ण संख्या जो होती है वो मिलीग्राम में एक ऐसी संख्या होती है जो दिए हुए 10 ml गोल्ड सॉल विलयन के स्कंदन को रोकने के लिए, यहां तक समझेंगे, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की जो स्वर्ण संख्या होती है वो मिलीग्राम में एक ऐसी संख्या है जो दिए हुए 10 ml गोल्ड सॉल। अब गोल्ड सॉल कैसे बनाया जाएगा ये हमने पिछले लेक्चर में बात किया हुआ है। जो 10 ml गोल्ड सॉल होता है विलयन के स्कंदन को रोकने के लिए, यानी 10 ml के गोल्ड सॉल का स्कंदन ना हो पाए, स्कंदन का मतलब होता है उसका अवक्षेप नहीं होना चाहिए या वो जमना नहीं चाहिए, उसको रोकने के लिए जब इसमें 1 ml या 10% NaCl विलयन मिलाया जाता है तो कोलाइडी विलयन का रंग लाल से नीला परिवर्तित होने से क्या हो जाता है, रुक जाता है। सिंपल सी बात है। आपको स्वर्ण संख्या में क्या समझना है सर, स्वर्ण संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो मिलीग्राम में होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या बताया गया सर, आपको करना क्या है, जो 10 ml आपका गोल्ड सॉल है उसके स्कंदन को रोकना है। उसके स्कंदन को रोकने के लिए हम उसमें क्या मिलाएंगे, 1 ml या 10% हम क्या मिलाते हैं, उसमें NaCl मिलाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जब हम उसमें NaCl मिलाएंगे तो कोलाइडी विलयन का जो रंग है वो लाल से नीला होने में रुक जाएगा या परिवर्तित नहीं होगा। इसका मतलब उसका जो रंग होगा वो लाल होगा, लाल से नीला नहीं हो पाएगा, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण संख्या बोलते हैं। यानी ये एक ऐसी संख्या है जो मिलीग्राम में होती है, जिससे हम ये देखते हैं कि जो आपका
10 ml गोल्ड सॉल है उसका स्कंदन नहीं होना चाहिए। स्कंदन ना होने के लिए उसमें हम 1 ml या 10% हम NaCl मिलाते हैं, जिससे उसका रंग लाल से नीला नहीं होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पायस की। सिंपल सी बात है, बताया गया यह वह अवस्था है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों कैसे होते हैं? द्रव होते हैं। सिंपल सी बात है, जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था को हम क्या कहते थे? विलेय कहते थे। परिक्षेपण माध्यम को क्या कहते थे? विलायक कहते थे। तो बताया गया जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों कैसे होने चाहिए? लिक्विड होने चाहिए या द्रव होने चाहिए। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? पायस कहेंगे। क्या कहेंगे? पायस कहेंगे। एग्जाम्पल, जब जल में तेल मिलाया जाता है तो तेल का पायस बन जाता है। मतलब अगर हम वाटर में हल्का सा ऑयल मिला देंगे तो वहां पर कौन सा पायस बन जाएगा? तेल का पायस बन जाता है। सिंपल सी बात थी, यहां से हमने क्या बनाया? तेल का पायस बना लिया। अब यहां पर तेल भी क्या है? लिक्विड है, और जल भी क्या है? लिक्विड है। यानी तेल को मिलाया है, जिसको मिलाते हैं वो क्या होता है? विलेय होता है। और किस में मिलाया है आपने? जल में मिलाया है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो जल होगा वो विलायक होगा। यानी परिक्षेपण माध्यम भी क्या है? आपका द्रव है, और परिक्षिप्त प्रवस्था भी क्या है? आपकी लिक्विड है। दोनों अगर लिक्विड होते हैं तो जब इनको मिलाया जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कोलाइडी विलेनों का शोधन कैसे किया जाएगा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक नोट हमने बात किया, स्वर्ण संख्या की बात करी, पायस की बात की, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। दोस्तों, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है, जितनी भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो सभी चीजों के आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाते हैं। जैसा सभी को पता रहता है, वो हैंड रिटेन नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया जाता है। लिंक पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, नोट से पढ़ाई जरूर करते हैं। सो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कोलाइडी विलेनों के गुण। आखिरकार कुछ कोलाइडी विलेनों के गुण भी हैं, उनको देखने की कोशिश करेंगे। लगभग 4 गुणों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। सो दोस्तों, बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है? कोलाइडी विलेनों के गुण। यानी क्या होते हैं कोलाइडी विलेनों के गुण? यहां पर हमने लगभग 3 गुणों को लिखा हुआ है। पहला है वैद्युत कण का संचालन, दूसरा है वैद्युत अपघट्य का ऊर्णनमान, तीसरी है हमारी ब्राउनी गति। और इसके बाद एक गुण और पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। इन सभी चीजों की हम बात करेंगे। टिंडल इफेक्ट आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, उसकी भी हम बात करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं वैद्युत कण का संचालन। आखिरकार क्या होता है, इसके बारे में लिखा गया है। कोलाइडी कणों पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। अब ये तो आपको पता है, क्योंकि हमने बताया था जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं या जो कोलाइडी कण होते हैं वो धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं। ये सारी बातें हमने करी हुई हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। तो दोस्तों, यहां लिखा है कोलाइडी कणों पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, ये तो हमें पता है, बहुत अच्छी बात है। इनको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये कण कैथोड या एनोड की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। ये भी हमें पता है सर। इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। अब पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है ये क्या करते हैं? गति करते हैं। और क्यों गति करते हैं? क्योंकि इनके मध्य क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। इसीलिए ये कैथोड और एनोड की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। सिंपल सी बात है। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत इलेक्ट्रोडों पर जो अभिगमन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत कण संचालन कहते हैं। अब दोस्तों, ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, यहां तक तो समझ में आ गया, क्योंकि कोलाइडी कण जो होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, हमें पता है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होगा सर? पॉजिटिव निगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ इलेक्ट्रोड तो होगा ही होगा। अगर इलेक्ट्रोड होगा तो पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो आयन है वो आपके विपरीत इलेक्ट्रोडों पर क्या करते हैं? गति करते हैं। तो बताया गया वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, यानी जब आप उसमें, ये सब कब होता है? जब आप उसमें इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में क्या होता है? इसके इफेक्ट में क्या होगा?
कोलाइडी कणों का विपरीत इलेक्ट्रोडों पर अभिगमन। अभिगमन का मतलब होता है जो कोलाइडी कण होते हैं जब ये विपरीत इलेक्ट्रोडों पर गति करते हैं, इसी गति को ही हम क्या बोलते हैं, अभिगमन, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचालन कहते हैं। यानी जो चार्ज होते हैं ये जब विपरीत इलेक्ट्रोडों पर जाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण का संचालन। यानी ये कण क्या होते हैं, संचालित होते हैं कि नहीं होते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं वैद्युत कण संचालन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सर धनावेशित कोलाइडी विलयन क्या होते हैं और ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। तो लिखा गया है धनावेशित कोलाइडी विलयन कौन कौन से होते हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। अब धातु के हाइड्रोक्साइड में भी हमने आपको बताया था फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इन सभी चीजों की हमने बात करी हुई है, लेकिन कहाँ, हमारे पिछले लेक्चर्स में। अब बात करेंगे सर ऋणावेशित जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि हमने बताया कोलाइडी कण जैसे होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, तो इसका मतलब जो कोलाइडी विलयन बनेगा वो भी पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। तो निगेटिव जो कोलाइडी विलयन होता है वो कौन से होता है, धातु कौन सी होती है निगेटिव कोलाइडी विलयन बनाती हैं, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, स्टार्च, गोंद, ये सारे के सारे क्या हैं, ऋणावेशित कोलाइड पार्टिकल्स हैं। इनसे जो विलयन बनता है वो क्या होता है, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युत अपघट्य का ऊर्णन मान। क्वेश्चन आ जाता है सर वैद्युत अपघट्य का ऊर्णन मान क्या होता है। तो लिखा गया है किसी वैद्युत अपघट्य, कौन सा वैद्युत अपघट्य, NaCl और BaCl2। ठीक है, अब वैद्युत अपघट्य इसको क्यों बोला, क्योंकि ये अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। किसी वैद्युत अपघट्य के न्यूनतम मिलीमोल। अब मिलीमोल का मतलब क्या होता है सर, मिलीलीटर में जो होने चाहिए इसके मोल होने चाहिए, जो 1 लीटर विलयन का क्या कर देते हैं, स्कंदन करने के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कहलाएगा, ऊर्णन मान कहलाएगा। सिंपल सी बात है, अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। सिंपल सी बात है, किसी वैद्युत अपघट्य के न्यूनतम मिलीमोल जो 1 लीटर विलयन का क्या कर देते हैं, स्कंदन करने के लिए आवश्यक होते हैं। 1 लीटर विलयन का आपको क्या करना है, स्कंदन करना है। अब स्कंदन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मिलीमोल चाहिए, और किसके मिलीमोल चाहिए, वैद्युत अपघट्य के। तो जिससे वो उस चीज का स्कंदन कर दें, वो वैद्युत अपघट्य जो होगा वही क्या कहलाएगा, उसका ऊर्णन मान कहलाएगा। और लिखा गया है अच्छे वैद्युत अपघट्य का ऊर्णन मान हमेशा क्या होता है, कम होता है। अब ये हम कैसे जानेंगे, क्योंकि हमें पता है सर स्कंदन क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/, ऊर्णन मान के। ठीक है, या ऐसा भी समझ सकते हैं स्कंदन क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऊर्णन मान के। अगर स्कंदन क्षमता ज्यादा लानी है तो ऊर्णन मान का होना कम, ऊर्णन मान का कम होना आवश्यक है। अगर स्कंदन क्षमता कम होगी तो ऊर्णन मान ज्यादा होगा, अगर ऊर्णन मान कम है तो स्कंदन क्षमता ज्यादा होगा। इनवर्सली होता है, अगर स्कंदन क्षमता आपको बढ़ानी है तो उसका ऊर्णन मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर स्कंदन क्षमता आपको घटानी है तो उसका ऊर्णन मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली गति की तरफ, और हमारी है अगली गति ब्राउनी गति। क्या होती है ब्राउनी गति, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा गया है कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर ज्ञात हुआ। यानी जो कोलाइडी विलयन होता है उसको जब अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया तो क्या ज्ञात हुआ कि कोलाइडी विलयन में कोलाइड कण टेढ़े मेढ़े ढंग से सभी दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। कोलाइडी विलयन में क्या होगा, कोलाइडी कण होंगे। अब ये जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया, अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब देखा गया तो ये पाया गया ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये सभी दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं, और सभी दिशाओं में गति करने को ही, इनकी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे ये कोलाइडल पार्टिकल हो गया, ये यहाँ गया, फिर यहाँ चला आया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर ऐसे आया, फिर इस तरीके से आया, फिर इस तरीके से आया। इसका मतलब ये सभी दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं, और इस गति को ही हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले इफेक्ट की तरफ, और हमारा अगला इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव। दोस्तों बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है टिंडल इफेक्ट अर्थात टिंडल प्रभाव।
क्या लिखा गया है इसमें और कैसे हमको इसको समझना है, इसकी हम बात करेंगे। तो लिखा गया है जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज, जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज कैसी होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए, वास्तविक विलयन में से प्रवाहित की जाती है। यानी कोई प्रकाश की तीव्र किरण पुंज है, उसको अगर हम वास्तविक विलयन से प्रवाहित करते हैं तो विलयन में किरण पुंज का जो पथ होता है वो नहीं दिखाई देता है और संपूर्ण विलयन कैसा नजर आता है, काला नजर आता है। ये तो बताया गया इस स्टेटमेंट में। अब इसको समझेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, जो एक वास्तविक विलयन होगा, अगर वास्तविक विलयन होगा तो उसमें कण का आकार क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम का होगा। अगर 1 नैनोमीटर से कम कण का आकार है तो सिंपल सी बात है, उसे ना तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, ना अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, और ना ही नग्न आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। इसका मतलब उसमें कण आपको दिखाई नहीं देते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, जब उसके अंदर से आप प्रकाश की किरण पुंज डालेंगे तो कोई भी कण न होने के कारण वो विलयन बिल्कुल वहां पर प्रकाश की किरण पुंज का जो पथ होगा, अर्थात जहां से किरण पुंज गुजरेगी, वो रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा। अगर रास्ता नहीं दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो संपूर्ण विलयन है वो कैसा नजर आएगा, काला नजर आएगा। जब सारी चीजें काली होती हैं तभी तो हमको नहीं दिखाई देता, अंधेरे में हमको क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि पूरा वहां पर क्या हो जाता है, काला हो जाता है, इसीलिए हमको नहीं दिखाई देता है। अब बात करते हैं, ये तो था स्टेटमेंट वास्तविक विलयन के लिए, अब हम बात करने वाले हैं कोलाइडी विलयन के लिए। तो लिखा गया है जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज, मतलब काम वही कर रहे हैं लेकिन अब कोलाइडी विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित करी जाती है, जब इसमें से प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, तो विलयन में से किरण पुंज का पथ प्रदीप्त होता है। प्रदीप्त का मतलब होता है दिखाई देता है या चमकता है, और अंधेरे में एक चमकीले शंकु जैसा दिखाई देता है। कैसे शंकु जैसा, शंकु आपने देखा होगा, एक चमकीले शंकु जैसा आपको दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से आपको पथ दिखाई देगा। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है तथा यह शंकु जो होता है वो क्या कहलाता है, टिंडल शंकु कहलाता है। सिंपल सी बात है सर, जब आपने प्रकाश की किरण वास्तविक विलयन में डाला तो वहां पर कण न होने के कारण, कण तो हैं लेकिन उनका आकार इतना छोटा है कि जिससे वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए वो पूरा का पूरा विलयन क्या होता है, काला नजर आता है। अब जब हम कोलाइडी विलयन में डालेंगे तो कोलाइड के कण का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। इसका मतलब क्या होगा, इसके कण जो होंगे वो वास्तविक विलयन से थोड़े बड़े होंगे। तो जब इन कणों पर हम प्रकाश की किरण पुंज डालेंगे तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे। प्रकीर्णन का मतलब होता है सर, ये प्रकाश का फैलाव करेंगे। जैसे ही प्रकाश इन कणों पर पड़ेगा वो कण हमको धीरे धीरे वहां पर तैरते हुए दिखाई देंगे, इसीलिए बोला गया और अंधेरे में एक चमकीले शंकु जैसा, और प्रकाश का जो पथ है वो आपको एक शंकु जैसा नजर आएगा। इसी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं या टिंडल शंकु कहते हैं। अब यहाँ कण करते क्या है, जो ये कण होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण हमको ये घटना दिखाई देती है और इसी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप मूवी देखने गए होंगे सिनेमा हॉल में तो वहां क्या देखते हैं, जहां से लाइट आती है वहां पर आपको कुछ कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। वो भी एक टिंडल इफेक्ट की घटना को आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो लाइट होती है उन कणों पर जब पड़ती है तभी तो वो आपको कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। या घर के अंदर एक रोशनदान होता है जिसको बोलते हैं, जहां से सूर्य का प्रकाश आता है, जहां से घर के अंदर या कमरे में सूर्य का प्रकाश आता है तो वहां पर भी आपको कण क्या दिखाई देंगे, तैरते हुए दिखाई देंगे। वो कब दिखाई देते हैं, जब उन कणों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे वो सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।